गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। तो कल तक हमने चैप्टर जो है ये नाना साहब की पुत्री मैना, तो ये हम कल रीड किया था। हमने कुछ पार्ट इसका रीड कर लिया था, लेखक परिचय, और उस चैप्टर भी रीड कर लिया था। आगे का पार्ट हम रीड करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं भी कल हमने क्या रीड किया था। कल हमने रीड किया था भी नाना साहब जो है अपने क्रांतिकारी दल के नेता जो थे, वो अपना उनका जो मिशन था वो फेल हो गया। तो क्रांति ये अंग्रेज़ों ने उनके मिशन को दबा दिया। तब वो क्या है, अब वहाँ से जब भागे तो भागते वक्त अपनी बेटी को साथ ले जाना साथ नहीं ले जा सके, मतलब जल्दबाजी में। तो वो तो कानपुर से भागे थे। कानपुर में उनका जो आंदोलन था वो चल रहा था, और उनकी बेटी जो बिठूर में उनके महल में रहती थी। जब अंग्रेज़ सैनिक वहाँ पर उनका जो भीषण हत्याकांड करने के बाद में, उनके आंदोलन को दबाने के बाद में, जब बिठूर उसके महल पहुँचे तो वो लूटपाट करने के लिए, लेकिन लूटपाट में उनको ज़्यादा धन नहीं मिला। तब उन्होंने अंग्रेज़ों मतलब जो था उनका ऑफिसर, उसने उस महल को गोलों से उड़ाने के लिए बोला। तब क्या, जब वो गोले बांधकर सिपाही सेनापति है जो महल को उड़ाने की तैयारी करे, तब एक मासूम सी प्यारी सी सुंदर सी जो गुड़िया है वो बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है। तो उसे देखकर सेनापति भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं भी पहले लूटपाट के समय ये सामने नहीं आई। तो वो उससे पूछते हैं भी तुम क्या चाहती हो। तो वो उन्हें कहती है भी शुद्ध अंग्रेजी में उनको जवाब देती है भी कृपया आप इस महल को क्या है, महल की रक्षा करेंगे। तब सेनापति वो उससे पूछता है, आगे हम चलो रीड करते हैं। वहाँ तक हो गया, कल तक पढ़ा था वो, अब आगे रीड करते हैं। सेनापति उस लड़की से बोलता है, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तब बालिका पलट कर कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। विद्रोहियों के नेता हैं जो नाना साहब, उनका वास स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस यानी कि इसका विनाश करने के लिए, इसे तोड़ने के विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए वे दोषी हैं। मतलब वो बालिका उनको फिर पलट कर जवाब देती है भी आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मतलब जिन्होंने शस्त्र आपके विरुद्ध उठाए हैं वो अपराधी हैं, वो आपके दोषी हैं, लेकिन ये जो जड़ पदार्थ मकान है इसने तो आपके खिलाफ कोई ये शस्त्र नहीं उठाया, तो इसका क्या अपराध है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं क्या प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। भी इसी उद्देश्य से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। मतलब मेरा ये कर्तव्य है मकान गिराना, और मुझे ऑर्डर मिला है तो ये कर्तव्य के अनुरोध से क्या है, मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। मतलब हे जो है उनका नाम है, क्या है, हे उनका नाम है। तो कहते हैं मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या जो उनकी बेटी है, मेरी नाम है उसका। तो वो कहती है भी आपकी प्यारी कन्या, आपकी जो डॉटर है वो क्या है, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध है। भी मेरी में और मुझ में, तुम्हारी बेटी में और मेरे में बहुत जो बहुत अच्छे संबंध है हमारे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी। कुछ समय पूर्व तक तो वो मेरे पास आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। उस समय क्या आप भी हमारे यहाँ आते थे, और आपकी बेटी भी हमारे यहाँ पर बराबर आती रहती थी। तो उस समय आप भी मुझे पुत्री के ही समान स्नेह करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं भी बहुत दुखी हूँ। मतलब उनकी जो बेटी है, जनरल है की बेटी जो मेरी, उसकी मृत्यु हो गई। तो कहती मेरी की मृत्यु से मैं भी बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए और बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है।
मतलब उस सेनापति ने उसको पहचान लिया। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, यानी कि उसकी सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न नहीं टाल सकता, लेकिन क्या है, मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल और ये क्या है, आउट्रम जो वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया? मतलब वो उस पर नाराज हुए, गुस्सा हुए भी, अभी तक क्यों नहीं तोड़वाया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? भी वो कहता है भी मैं विनय पूर्वक, उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? भी इसको हम नहीं तोड़वाएं, कोई गुंजाइश है कि हम इसको रोक सकें, ना तोड़वाएं? आउटराउन गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का विद्रोह बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। मतलब ये कहता है भी गवर्नर जनरल की आज्ञा के बगैर यह संभव नहीं है, लेकिन वो क्या अंग्रेजों के का क्रोध का बहुत मतलब क्रोध का कारण बन चुकी हैं, तो नाना के वंश या महल पर दया दिखाना तो असंभव ही है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। सेनापति कहता है भी उनको इस विषय में सूचित करना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मतलब वो आउटरम कहता है भी आप ऐसा क्यों चाहते हैं? उस सेनापति हे से पूछता है, हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। भी उसको महल का विध्वंस करना है, उसका नाश करना है, तोड़ना है उसे, उस लड़की को गिरफ्तार करना है। सेनापति हे के मन में दुखी होकर वहाँ से सेनापति जो है मन से में क्या बहुत दुखी और वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरन ने नाना का महल फिर घेर लिया। फिर वो सेनापति है तो वहाँ से चला गया और आउटरम ने उसको महल को घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर, मतलब महल का फाटक यानी जो मेन जो बड़ा गेट था वो क्या है, तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, उसकी कोई भी निशानी ये नहीं रहनी चाहिए। उनका ऊपर से ऑर्डर आया कि उसका स्मृति चिन्ह, उसकी यादों का कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए, मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, मतलब उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, मिट्टी का एक ढेर बन गया वो कुछ ही क्षणों में। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। मतलब जब उन्होंने ये महल ना तोड़वाने उस पर दया करने के लिए ऊपर जब उनकी दया की याचिका उन्होंने उनके लिए कुछ सूचना भेजी, तो उस पे क्या है बाद में काफ़ी हंसी हुई। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात थी। जिस नाना ने अंग्रेज
नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत में नाना यहाँ पे कह रहे हैं भी उसकी बात ने जब उसने दया याचिका जाहिर की अपने जनरल के सामने, तब उसके बाद में काफ़ी समय बाद में जब उसने जनरल ने आउटरम ने उस महल को खंडर बना दिया, उसके बाद में क्या है उनकी एक मीटिंग हुई, तब उसमें उनकी है कि जो काफ़ी हंसी उड़ाई गई उनकी इस रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने नाना साहब की बेटी पर दया दिखाने की बात लिखी थी, और यह उनके लिए काफ़ी कलंक की बात हुई थी। जिस नाना ने अंग्रेज़ नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा भी कह रहे हैं भी जिस नाना ने इतने अंग्रेज़ों के का इतना नरसंहार किया, उसकी बेटी के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत में नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ और उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। मतलब ये बाद में कहते हैं उन्होंने अपना जब सारा जीवन वो युद्ध में बिताने के बाद वृद्धावस्था में जब थोड़े बुजुर्ग हुए, तो शर्म जो ये क्या है टॉमस है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेम आलाप हुआ, जिसके साथ उनका प्रेम भरी जो बातें हुई आलाप हुआ था, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। भी कह रहे हैं भी उसको जो है उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। मतलब भग्नाविष्ट जो एक सिर्फ खंडहर के समान जो रह गया है, खंडहर जो रह गया था टूटा फूटा जो एक मिट्टी का ढेर रूप था, उस पर बैठी हुई क्या रो रही थी, किसमें एक स्वच्छ सुंदर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद मतलब जो वो सैनिक उसके पास में गई तो वो रोई जा रही थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी की ओर न देखती थी। वह क्या है किसी की भी तरफ नहीं देखती थी और न ही चारों और सैनिकों को देखकर जरा भी बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। जनरल आउटरम्स आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुँह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। क्या मुझे वो क्या है बहुत ही आर्त दुखी से स्वर में बोली भी मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें क्या है आज मैं यहाँ पर जी भरकर रो लूँ। और फिर क्या है पर पाषाण हृदय मतलब पत्थर हृदय वाले जो जनरल आउटरम्स थे ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता यानी कि इतिहासज्ञ जो हैं, इतिहास को जानने वाले लोग जो हैं, महादेव चिंटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।
मतलब उनके जो दूसरे दिन जो वह क्या अखबार में जो इतिहासवेता थे, महाराष्ट्रीय इतिहासवेता चिटनवीस, तो उनके जो बाखर नाम का जो पत्र था उसमें ये खबर छपी थी कि कानपुर के भीषण हत्याकांड में नाना साहब की एकमात्र पुत्री को भी जिंदा जलाकर भस्म कर दिया गया और सब लोगों ने उसे जिंदा जलते हुए देखकर सादर प्रणाम किया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, आज यहीं पे ख़त्म होता है और कल इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।